धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट 11वां दिन। पैरोल, पंजाब चुनाव और फरलो को लेकर हजूर महाराज जी बाहर हैं जेल से, और उनके नाम से जो जो चीज़ें बुनाई जा रही हैं और उसके बाद जो जो समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं, तो आप सभी के सामने इस बुलेटिन के जरिए ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो आज की चर्चा खास तौर पे सिरसा ब्लॉक बंगीदास की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा जो जो अफवाहें हजूर महाराज जी के नाम से संगत में परोसी गई वो, और उसके अलावा साथ संगत का नोटा के पक्ष में बढ़ता समर्थन और उसके वीडियो फोटोग्राफ्स बाहर आ रहे हैं। तो ये तमाम चर्चाएं जारी रखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान। शुरुआत करते हैं हजूर महाराज जी की पैरोल फरलो को लेकर। तो आज 11वां दिन उनकी पैरोल फरलो को लेकर है, और 11 दिन बाद भी किसी की भी हजूर महाराज जी से मिलने की खबर, मुलाकात की खबर सामने नहीं आई है। अफवाह के तौर पे सभी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन खबर सामने नहीं आई है। 11वें दिन की भी खबर के मुताबिक गुरुग्राम के अंदर हजूर महाराज जी वापस नहीं आए हैं, वो एक प्राइवेट लोकेशन पर ही हैं। फिर भी एक लिफाफेबाजी गुरुग्राम में जारी है कि हजूर महाराज जी गुरुग्राम में हैं, जबकि वास्तव में वो वहाँ पर नहीं हैं। आज डेरा ये सच कहूँ की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। हो सकता है डेरा प्रबंधन की तरफ से भी प्रेस नोट जारी किया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रीनेस की वर्दी के अंदर नोटा के समर्थन का प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो लोग शरारती हैं और ऐसा कोई मैसेज नहीं है। अब आप सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। राजनीतिक विंग साध संगत ने बनाया है। हजूर महाराज जी कभी भी ये बात नहीं कहते थे कि राजनीतिक विंग डेरा सच्चा सौदा का है। डेरा ऑफिशियल मैनेजमेंट कमेटी राजनीतिक विंग के संदर्भ में प्रेस नोट जारी क्यों कर रही है, ये आपको समझ जाना चाहिए कि वास्तव में राजनीतिक विंग एक्चुअल में एडम ब्लॉक एक ही है। एडम ब्लॉक अपनी सुविधा के अनुसार साथ संगत को पार्टी के किसी खास पार्टी के पक्ष में वोट डालने को लेकर फैसला थोपता रहता है। आप ये मत समझिएगा भी एडम ब्लॉक ये काम नहीं करता है या सिर्फ राजनीतिक विंग करता है। ये चीज हम आपके सामने स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं। दूसरा ये कि एक पत्रकार का हमारे पास फ़ोन आया, उन्होंने हमसे पूछा भी आप ये वीडियो डाल रहे हो और डेरा की मैनेजमेंट इसका विरोध कर रही है, भी ये अफवाह है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने ये भी बताया, मैंने कहा जी उनसे ज़रा ये पूछ लीजिए कि उनकी तरफ से मैसेज, गुरुजी तो मैसेज देते नहीं हैं, तो फिर वो किसको मैसेज देंगे। तो उन्होंने बताया भी जो राम सिंह चेयरमैन हैं, जो पॉलिटिकल विंग के तथा कथित अध्यक्ष बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि उनकी अभी तक हजूर पिताई से मुलाकात ही नहीं हुई है। मतलब ये मीडिया वालों ने मुझे बताया भी आप, वो मुझसे मेरा कमेंट मांग रहे थे, तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए भी कोई मुलाकात तो पिताई से होगी ही नहीं। उसके बाद जब आपको स्पष्ट तौर पे पता है भी हजूर पिताजी कभी भी ये बात नहीं कहते, तो फिर ये बात हमें परोसता कौन है, ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए अब तक। अब अगर हमने विरोध किया, हमने नोटा का समर्थन किया, या हमारे पास साथ संगत वीडियो बना के भेज रही है या फोटो खींच के भेज रही है, तो यहाँ से हम तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकले, और भेज रही है हम फेसबुक पर डाल देते हैं, वो भी अपनी तरफ से डाल रहे हैं, उनके जो भी फेसबुक अकाउंट्स हैं हम भी अपनी तरफ से डाल देते हैं इकट्ठा करके। तो इसमें एडम ब्लॉक का प्रॉब्लम क्या है? अब कहना भी प्रॉब्लम एडम ब्लॉक को और दर्द कहीं और। सिरसा ब्लॉक बंगीदास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सिरसा के अंदर, उसमें बोला भी ये शरारती तत्व है। सिरसा का तो ना चुनाव है, ना सिरसा के ब्लॉक बंगीदास का इसमें लेना देना। उनको आग क्यों लगी है? पंजाब की संगत भेज रही है फोटो, हम फेसबुक पर डाल रहे हैं। सिरसा के बंगीदास को आग क्यों लगी है? पंजाब के अंदर कोई बंगीदास नहीं बचा, कोई 45 मेंबर नहीं बचा, कोई नहीं बचा मीडिया में आने के लिए। लेकिन क्या है, अब हमें धीरे धीरे, क्योंकि अब क्या है कि जब पंगा लोगे तो फिर जवाब सुनना पड़ेगा। अब सिरसा के ब्लॉक बंगीदास ये भी बताएंगे भी जो ईंट के भट्ठों में वो ईंटें बनाते हैं खास तरह की, वो खास तरह की ईंटें कहाँ से बनाते हैं हमें भी तो पता चला, उनकी जानकारी हमने भी निकाली है। सुना है वो ईंट का भट्ठा भी चलाते हैं और कुछ खास तरह की ईंट बनाते हैं। तो आने वाले टाइम में हम भी बताएंगे शरारती तत्व कौन है और क्या क्या शरारत कर सकते हैं वो,
और कैसी कैसी शरारत होती है। तो खैर, जब क्या उड़ता तीर पकड़ रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग खबर है आपके लिए, हमने थोड़े टाइम पहले फेसबुक पे आधा घंटा पहले शेयर की है। इंटरेस्टिंग खबर ये हालांकि आज के अखबार में है। भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुंवर, या हजूर महाराज जी की भाषा में, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚੜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ तेरे चढ़ गए चन्नी दी गड्डी। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है अखबारों में कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हरमिंदर सिंह जस्सी, तलवंडी साबो से जो आज़ाद उम्मीदवार, एडम ब्लॉक द्वारा प्रोजेक्टेड, एडम ब्लॉक राजनीतिक विंग और शाही परिवार द्वारा प्रोजेक्टेड कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी से गुप्त मीटिंग कर गए हैं और उसके बाद कांग्रेस का वो प्रचार करने लगे हैं। अब एडम ब्लॉक की तरफ से ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने हजूर पिताजी के ऊपर या संगत के ऊपर बेअदबी के मसले बनाए उनको हम सबक सिखाएंगे। एक तरफ वो ये बात बोलते हैं, दूसरी तरफ वो एक कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करते हैं, भैया ये हमारा सबका साझा मासड़ है, इसको जिताना है जिताना है। तीसरा वो बोलते हैं भी अगर हम नोटा का प्रचार करते हैं तो इससे सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होता है। तो अब चरणजीत सिंह चन्नी की गोद में हरमिंदर सिंह जस्सी जाकर क्यों बैठ गए इस लास्ट मोमेंट पे, किसकी तार कहाँ से जुड़ रही है, कैसे हिल रही है, ये आपको कब समझ में आएगा, यही चीज़ हम इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि समझ आ गया है, जिनको नहीं आए उनको बताना। अखबार की कटिंग, अखबार का फ्रंट पेज हमने आपके लिए फेसबुक पे आधा घंटा पहले डाला है, आप उसे खोल के देखिए। उसमें क्या लिखा है कि एक गुप्त मीटिंग, हालांकि वो रोड के ऊपर खड़े थे, रोड से उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी की गाड़ी में वो बैठे और वो चीफ मिनिस्टर है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी चेक सब कुछ होता है। बैठे और उसके बाद आधा घंटा वो मीटिंग चली, आधे घंटे बाद वो उतर गए। अब उस आधे घंटे के दरमियान पहली बात ये मीटिंग करने की ज़रूरत ही क्यों आन पड़ी, जब कांग्रेस से तो बगावत थी, वो तो हजूर महाराज जी के खिलाफ खड़ी थी। अब हजूर महाराज जी के खिलाफ करने वाली सरकार, जो सरेआम अभी थोड़ा टाइम पहले ही उन्होंने मुकदमे में हजूर पिताजी का नाम डाला है, उन्हीं की गोद में जाके हरमिंदर सिंह जस्सी बैठ गए हैं। तो ये दो भंडारों का फल देने वाले राजनीतिक विंग को अब क्या जवाब है, उनके लिए उनके पास कोई जवाब है इस चीज़ का? भाई हमने फूल खिलाया और फूल को ले गए चन्नी साहब, तो अब ये जवाब दीजिए इस चीज़ का। और अब आपको भी जवाब मांगना चाहिए इन तमाम चीज़ों का। इसके अलावा एक तो ये चल रहा है, इसके अलावा एक इंटरव्यू राम सिंह चेयरमैन का प्रकाशित हुआ है। उस इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं भी हम नोटा को समर्थन नहीं देंगे, जिस पार्टी को हम समर्थन देंगे उसे जिताएंगे। अब किसको जिताएंगे कुछ बताओ। हम तो बोल रहे हैं भी हम सतगुरु वचन और नोटा बटन हम ओपन तौर पे बोल रहे हैं। राजनीतिक विंग क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? राम सिंह चेयरमैन वचन, अकाली भाजपा आम आदमी पार्टी कांग्रेस खिचड़ी, क्या क्या करोगे आप? कोई है विकल्प, कोई है तरीका, कुछ प्लानिंग है? जिन लोगों ने हजूर पिताजी पे मुकदमे डाले उन्हीं लोगों के साथ आपका लीडर मीटिंग करने लगा और फिर आप बोलते भी हमारे पे आरोप क्यों लगाते हो, तो और क्या लगाएं? तो ये चीज़ें आपको आज समझनी चाहिए कि कैसे, किस तरह से एक एक चीज़ आपके सामने किस किस तरीके से परोसी जा रही है। वीडियोस आप भी बना के हमें भेज सकते हैं, कोई ग्रुप वीडियो बना के भेजना चाहे तो वो भेज सकते हैं। और सिंगल फ़ोटो जिन्होंने भेजी है, सैकड़ों की तादाद में वो फ़ोटोएँ हमारे पास हैं, और जितनी फ़ोटो मेरे फ़ोन में आ जाती हैं या मेरे लैपटॉप में आई हैं, मेरे पास जो पहुंची हैं वो साथ साथ मैंने उस पर अपलोड की हैं फेसबुक पे। हालांकि लोगों ने अपने से भी अपलोड की है। इसके अलावा धमकियां देते हैं कानूनी, सख्त कानूनी कार्रवाई की, भैया नोटा का प्रचार किया तो कार्रवाई कर देंगे, सच कहूँ का टाइटल किसी ने बदल दिया तो कार्रवाई कर देंगे। भैया तुमने क्या क्या किया है जरा इलेक्शन चले जाने दो, उसके बाद बताएंगे भी कार्रवाई कैसे होती है और कैसे की जाती है और कार्रवाई का मतलब क्या होता है। अभी तक तो हजूर पिताजी के खिलाफ साजिशें रची हैं ना, आपके खिलाफ साजिश नहीं रचेंगे, जो आपने किया है वो आपके सामने आएगा। लेकिन इस दौड़ में क्या चीज़ें आपके सामने आई? शाही परिवार, राजनीतिक विंग, एडम ब्लॉक और 45 मेंबरों ने मिलकर एक अपना दूल्हा बनाया हरमिंदर सिंह जस्सी,
उस दूल्हे का सेहरा ले लेके पूरे तलवंडी साबो के हल्के में शोर मचाया। अब वो दूल्हा जाके चरणजीत सिंह चन्नी का सरवाला बन के बैठ गया। तो अब करेंगे क्या? इसके लिए जो दावे किए गए भी, ये डायरेक्ट हुक्म है, 1000% हुक्म है, ये करना ही करना है, इससे राजनीति सुधरेगी, ये होगा वो होगा, 2 भंडारों का फल मिलेगा, सेवा ही सेवा है। तो अब जिन्होंने वहाँ जाके प्रचार किया उनको शर्म तो बहुत आएगी और उनसे पूछना जरूर भाई अब ये क्या है, ये आपका दूल्हा तो दूसरे दूल्हे का सरवाला बन गया है। तो आप सोचिए भी आप खेल कौन सा खेल रहे हैं और क्या खेल खेल रहे हैं। इसके अलावा हजूर पिताजी पैरोल पे बाहर हैं तो कोई खबर, कोई फोटो, हर एक मीडिया वाला हमसे फ़ोन करके पूछता है अरे बाबा जी की एक फ़ोटो तो मिली होगी ना आपको। फोटो में फ़ोटो का ही तो सारा चक्कर है, अभी फ़ोटो आई नहीं, काम खराब हुआ नहीं इनका। अगर फ़ोटो आ जाएगी, हजूर पिताजी के चेहरे के भाव से ही सात संगत पड़ जाएगी मैं उनके मन में क्या चल रहा है। सतगुरु का शिष्य तो सतगुरु की आंख का इशारा समझता है और उनकी तस्वीर अगर पूरी आ जाएगी, इशारा छोड़िए वो सब कुछ समझ जाएंगे उस तस्वीर से भी सतगुरु क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। वो भावनाएं हैं क्योंकि ये रिश्ता भावनाओं का है, इमोशंस का है, ये रिश्ता तस्वीर का नहीं है सिर्फ। तो इसलिए ये मीडिया वालों को भी आप बताएं भी तस्वीर निकालना ही तो सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने तो हजूर महाराज जी को मोहरा बना लिया और अब वो मोहरा उनके उल्ट पड़ रहा है। पैरोल फरलो पे जबरदस्ती हजूर पिताजी को बाहर निकालना ही मैनेजमेंट की और उनके विंग की कब्र खोद रहा है। और अब इस चुनाव के साथ राजनीतिक विंग अपनी आखिरी सांस गिन रहा है और राजनीतिक विंग अब खत्म होने की कगार पे है। अब जब आग लगी है तो धमकियां ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। एक बार जरा चुनाव निकलने दीजिए 2 दिन बाद क्या क्या कैसे कैसे करते हैं वो हम आपको अच्छी तरह बताएंगे और एक एक को बताएंगे। और फिर मत कहिएगा भाई यार हमने तो मजाक में एडम ब्लॉक के कहने पे धमकी दे दी थी, क्योंकि एक व्यक्ति एक लेडी ने की थी ये गलती, अब वो सोच रही है अभी हम क्या करें क्या ना करें। तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे, देखते चलिए। और पंजाब में बाकी क्या हालचाल है, पंजाब में किस तरह के सवाल जवाब उठ रहे हैं, ये हम वीरपाल कौर इंसान बहन जी हैं चंडीगढ़ से, तो बठिंडा सॉरी, उनसे हम जानेंगे। कोई सवाल आपका हो तो सवाल हम शुरुआत में ले लें क्योंकि बाद में कई बार सवाल रह जाते हैं। हाँ, नोटा को वोट देने से नुकसान क्या होता है? नुकसान बहुत सारे गिनाए जा रहे हैं नोटा को वोट देने के। तो आप नोटा को वोट देने के नुकसान नहीं, फायदा समझिए। सबसे पहला फायदा क्या है, भी एक शिष्य को समझ में आता है भी उसने अपने गुरु का वचन मानना है। गुरु कहे रात को दिन तो दिन, गुरु कहे पूर्व को पश्चिम तो पश्चिम, गुरु कहे कि जो गुरु कहे शिष्य सतवचन मान ले। अब पिताजी ने नहीं कहा, पिताजी ने ही तो आह्वान किया नोटा बटन का। पिताजी ने बोला भी राम जी ने हमें सुझाया, हमने बोल दिया और वो बटन लग गया, पहला। दूसरा भी अगर हम बतौर सत्संगी वोट डालते हैं, बतौर डेरा समर्थक वोट डालते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम हजूर महाराज जी के वचनों को ध्यान में रख के डालें। उनके वचन अपनी ज़मीर की सुनो और अपने फ़कीर की सुनो। और फ़कीर बोलता है भी अगर आपको अपने देश का, फ़कीर का कोई देश कोई धर्म नहीं होता, फ़कीर तो सारी दुनिया के साझे हैं। उन्होंने बोला अगर आप अपने देश को या हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को, जनतंत्र को, तो आप नोटा आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। इससे नेता सेवा करने लग जाएंगे और ये उन्हें श्री राम मतलब उन्हें राम जी ने सुझाया, मतलब ईश्वर ने सुझाया। तो अब संगत इस वचन को मान रही है। सेकंड, अब आप समझेंगे भी ये होगा कैसे। अगर मान लीजिए कल को रिजल्ट आता है और प्रत्याशी 1000 वोट से हार जाता है और उसको दिखता है कि मेरे इलाके में 5000 वोट या 2000 वोट नोटा को पड़े हैं। अब वो सोचता है भी अगर ये 2000 वोट मुझे मिल जाते तो मैं जीत जाता। उस 2000 वोट लेने के लिए जब वो नोटा वाले प्रत्याशियों को नोटा वाले वोटरों के पास जाएगा तो वोटर बोलेंगे ना भैया हमारा वोट चाहिए तो पहले हमारे लिए काम करो। तो अब नेता राम सिंह चेयरमैन को खरीदने की बजाय आपके लिए काम करेगा। जब आपके लिए काम करेगा तब आपको समझ आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये नोटा का बटन। अगर ये इतना ही फालतू का बटन है तो इतनी आग क्यों लगी है इस बटन से, ये आपको समझ आना चाहिए। हजूर पिताजी, संतों का मत, संतों का वचन आज नहीं बहुत दूरदर्शी होता है और बहुत दूर की सोचता है। आप अंदाजा तो लगाइए कि अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी का सर्वे में आ रहा है कि सरकार शायद बना जाए, और इस दौड़ में जो प्रत्याशी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खेल रहे हैं
उन सबको ये नोटा बटन चुभ रहा है। हालत यह है कि वो अपने लोकल सत्संगियों को बोल रहे हैं भी आप काम बताओ कि आपका कौन सा काम पेंडिंग है, हम अभी करके दे देते हैं, लेकिन वोट नोटा को मत डालना, हमें डालना। सोचिए ये जो उतावलापन है अब साध संगत की सेवा में काम करने का, अगर ये उतावलापन अगले 5 साल रहे तो सोचिए पंजाब में साध संगत तो अपना कोई काम करवाती नहीं है, वो तो साझा काम समाज का करवाती है। तो साध संगत जब वो काम करवाएगी तो उससे समाज भी सुधरेगा, नेता भी सुधरेगा और समाज भले काम करने लगेगा, नेता भी सेवा करने लगेगा। हजूर महाराज जी का सपना है कि सभी समाज सेवा करें, मिलजुल के भाईचारा बनाएं। अब हमें जो लड़ा रहा है वो सामने है। इसके अलावा कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का एक बेल ऑर्डर है। बेल ऑर्डर है कि क्या है, डॉक्यूमेंट है जो आज सोशल मीडिया पे आया, और उस डॉक्यूमेंट का एक कागज है जिस कागज में हजूर महाराज जी ने हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया, और उस हलफनामे में लिखा है कि हजूर पिताजी ने अपनी तरफ से ये लिखा है कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है और उनके खिलाफ काम उनकी मंशा है और उन्होंने ही खट्टा सिंह को पैसा देकर खरीदा है। अब ये मैंने नहीं लिखा, हमने कोर्ट में डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उस डॉक्यूमेंट पे हजूर पिताजी के साइन है, हाई कोर्ट की मोहर लगी है और नोटरी जो ओथ कमिश्नर है उसकी मोहर भी लगी है। तो अब ये तीनों चीजें जब आपके सामने हैं, चिट्ठी तो पता नहीं सच है कि नहीं है, इसमें तो हाई कोर्ट की मोहर लगी है, और जिसको अगर डाउट हो तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है 35 पेज का या 45 पेज का, शायद मैंने पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देखा है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये भी मेरे पास किसी ने भेजा है। अगर आपको चाहिए तो हमने तो अपने कॉमन ग्रुप्स जो है हमारे, उसमें हमने वो डॉक्यूमेंट शेयर किया है, वो आपके पास भी पहुंच जाएगा डॉक्यूमेंट। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी मिल के कर रही है, इनकी मंशा हमारे खिलाफ है और खट्टा सिंह को इन्होंने ही खरीदा है। ये एफिडेविट 13 अगस्त 2007 में फाइल किया गया था। तो तब जब हजूर महाराज जी के ऊपर केस लगाए, अब जो बोलते हैं भी ये केस कांग्रेस के टाइम पे लगे या किसी के भी टाइम पे लगे, लेकिन ये तो हजूर महाराज जी का अपना हलफनामा है। अब जब आप स्पष्टीकरण मांगेंगे भी हलफनामा पिताजी ने दिया होगा तो वकील ने अपनी मर्जी से तो नहीं लिख दिया होगा उसमें, क्योंकि हर बार जब हम बोलते हैं कि वकील अपनी मर्जी चलाता है तब वो बोलते हैं नहीं तो हजूर महाराज जी ने लिखवाया। अब जब हजूर महाराज जी का हलफनामा आपके सामने है तो अब आपको यह बोला जाएगा भाई नहीं ये तो वकील ने अपनी मर्जी से लिखा। तो आप खुद सोचिए कौन सच्चा और कौन झूठा। तो वीरपाल कौर बहन जी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव पे, पंजाब की हम अपडेट्स जो भी हैं थोड़े टाइम में लेंगे। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मतलब कि जो पार्टियां वाले उन्होंने कोलों कोई खबर आ रही है कि सानू भी अजे तक कुछ नहीं दसिया। एक दो थावां तो कुछ MLA आ जेडे पता नहीं खुद फोन कर रहे संगत नूं जां राजनीतिक विंग ने उन्होंने कहता कि असीं तुहानूं सपोर्ट करांगे। अकाली दल दे जो MLA है वो फोन करके संगत नूं कह रहे हैं कि तुहाडे विंग ने साडे वल फैसला करता ते तुसीं सानूं वोटां पाओ। जो ताजा घटना तलवंडी साबो की घटी है कि जस्सी साहब चन्नी साहब के नाल मुलाकात की है उन्होंने। प्यारी साध संगत जी तुहानूं दसदी है राजनीति दे विच बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, कदे भी कोई भी पार्टी का कैंडीडेट है जिहड़ा सीधा नहीं जितदा। इहदे विच शतरंज की खेड की तरह बहुत सारे जिहड़ियां चालां चलणियां पैंदियां, बहुत सारे मोहरे चलने पैंदे आ। 2007 दे विच जदों जस्सी साहब बठिंडा तो खड़े होए सी, बेशक सारी बठिंडे की साध संगत ने दिन रात एक किया होया सी, पर फिर भी कली साध संगत के सिर ते उदों नहीं सी जिते। उस टाइम भी मंत्री हुंदा सी अकाली दल दा चिरंजीव लाल गर्ग, बठिंडा दे विच उहदा बहुत ज्यादा प्रभाव सी उस टाइम। हुण तां उहनां दी डेथ हो चुकी है। उहने अपने सारे वर्करां नूं इह कहा सी कि मतलब कि कांग्रेस नूं जस्सी नूं वोट पाई जावे, इस करके जित्तिया सी। इह हर थां ते ही हुंदा है, जिवें पिछली वारी भी 2012-14 दे विच भी होया। अंदर खाते जिहड़ियां पार्टियां वो समझौते करदियां, सानू आम पब्लिक नूं जां साध संगत नूं सिर्फ ये लोग
ਉੱਪਰੋਂ ਐ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜਵਾ ਸੀਟ ਤੇ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਬਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਟਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਟਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਟਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਜੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੋ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵੈਡਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਚਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੱਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੂਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ।
फिर क्यों राजनीतिक विंग नूं साध संगत की पुकार जां फरियाद क्यों नहीं सुनती? जो साध संगत नोटा नूं वोट पाउणा चाहुंदी है, नहीं वो किसी पार्टी नूं वोट पाउणा चाहुंदी, ते फिर हुण राजनीतिक विंग दा फर्ज बनदा है कि जो साध संगत दा फैसला ओहदे ते मोहर लावे, ओहदे ते मोहर लाउंदा होया हुण नोटा नूं जिहड़ी हैगी सपोर्ट करे, नोटा दे हक दे विच अपना प्रचार करे, नोटा दे हक दे विच अपना फैसला करे। आंटी जी एक सवाल है बार बार आ रहा है, ये सवाल ये है कि अगर जस्सी जी को जीतना ही था तो उन्होंने बठिंडा से चुनाव क्यों नहीं लड़ा, और क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं कि हारने के लिए तलवंडी साबो से चुनाव लड़ेंगे? बठिंडा तो इस करके नहीं जस्सी साहब नूं खड़ा किया गया क्योंकि उत्थे मनप्रीत बादल खड़ा है। मनप्रीत बादल नूं मतलब कि हर रोज राजनीतिक विंग मनप्रीत बादल दे घरे जांदा रहा। बेशक इन्हां ने 2017 दे विच अकाली बीजेपी नूं सपोर्ट कीता सी, पर उस तो बाद जदों कांग्रेसी सरकार आ गई तां हर रोज राजनीतिक विंग दे मैंबर जां जिथे भी दौरा हुंदा सी मनप्रीत बादल दा, उत्थे ही राजनीतिक विंग दे मैंबर मनप्रीत बादल दे नाल हुंदे सी। इत्थों तक कि इन्हां ने जदों बठिंडा दे शहर दीआं एमसी दीआं जिहड़ियां इलैक्शनां होईआं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਾਲਾ ਜੋ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦਾ ਹੈ। हो सकता है इसे करके चन्नी साहब नाल मुलाकात की होवे जस्सी साहब ने, क्योंकि जो कांग्रेस का कैंडीडेट है काफी मजबूत कैंडीडेट है, कई थावां ते ओहदी पूरी टक्कर है क्योंकि उसने बहुत सारे काम कीते है लोकां दे। वो पिछली बारी हार गया सी, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਬਾਂਸਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। बाकी जो होर कोई तुहाडे कोले सवाल है तो दस दो, पर मैं साध संगत नूं ये दसना चाहुंदी हां भी जो साध संगत मैनूं फोन करके, क्योंकि साध संगत मैनूं फोन या मैसेज इस करके करदी है, कहंदी भी भैन जी साडी जिहड़ी आवाज़ आ तुसीं पहुंचाओ, मतलब कि सारी दुनिया च पहुंचाओ साडी आवाज़, ते जिहड़ा राजनीतिक विंग आ साडे ते हैंकड़ी ना चलावे, ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹੂਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਕਣ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਆ ਜੋ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਚਨ 2012 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ
ਉਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਰਾਮ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਮ ਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਲਕ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲ, ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜੋ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਫੰਨੇ ਖਾ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਵਲ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ? ਕੀ ਕਸਤੂਰੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਭੰਗੀਦਾਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਰਸਾ ਬਲਾਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨੈਸੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਕਸਤੂਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਤੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਵਾਇਆ, ਖੁਦ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਚ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕਣ
रोकने वाला ना कोई टोकन वाला। प्यारी साध संगत जी, मैं तुहानू कल भी कहा सी, एक धर्म युद्ध चल रहा है। एक पासे राजनीतिक विंग, एडम ब्लॉक, यूथ वरांगा, सचखों वर्गे सब उतरे, सारे दुर्योधन इकट्ठे हो गए, सारे कौरव इकट्ठे हो गए। एक पासे नारायणी सेना नाल ले ली इन्हां ने, ते दूजे पासे कुल मालक साडे गुरु पिता जी है, ते उन्हां ते वचन कमाउण वाले साडे सतगुर दे सच्चे ते अणखी योधे। पांडवां दी गिनती चाहे बहुत थोड़ी सी, पर उन्हां दे नाल कृष्ण सी। अज भी चाहे सतगुर दे अणखी योद्धा दी गिनती ज्यादा ना होवे, पर साडे नाल साडा सतगुर है। इसलिए साडे हौसले बुलंद है, क्योंकि गुरु पिता जी दे वचन है, जिथे सच हुंदा है उत्थे सतगुर खुद खड़ा हुंदा है। तुसीं जिन्ना मर्जी जोर ला जाओ, जिथे सच होऊगा उत्थे ही सतगुर खड़े होणगे, ते जित सतगुर दी जरूर होगी। सानू ना विंग दी जरूरत है, ना मैनेजमेंट दी जरूरत है। जिहड़े पोस्टां पाउंदे आ ना, असीं जिवें मैनेजमेंट कहूगी, जिवें विंग कहू, असीं उवें करांगे। तुहाडा गुरु मैनेजमेंट बनया होया, तुहाडा गुरु विंग बनया है, तुसीं आपदे गुरु दे हिसाब नाल चलो। असीं अपने, तुसीं सारी संगत नूं नहीं इह कह सकदे कि सारी साध संगत तुहाडे हिसाब नाल चले। किसी भी सत्संगी ने जो नाम शब्द लिया, वो मैनेजमेंट तो या राजनीतिक विंग तो नहीं लिया। जे असीं नाम शब्द लिया, सारी साध संगत ने अपने गुरु पिता जी तो लिया। जे साडे दुख सुख दे विच कोई खड़ा हुंदा, सिर्फ साडे गुरु पिता जी खड़े हुंदे आ। जे सानू सचखंड कल नूं लैके जाणगे, इस धरती तो बाद, इत्थों जाण तो बाद, तां साडे गुरु पिता जी लैके जाणगे। इसे करके असीं आपदे गुरु पिता जी दे जो भी वचन उन्हां ते अमल कमावांगे। तुसीं जिन्ना जोर लाउणा ला लो। पिता जी दा जिवें ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਟਾ ਤਿੰਗੜ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਚੋਰ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੋਰ ਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोई सवाल पूछ रहे थे दिलावर जी, आप सवाल आपका पूछिए जल्दी। सवाल है, सब टाइम हो गया है, मैं 2 बार मैसेज लिखा है आपको, आपने सवाल नहीं पूछा है। तो और कोई सवाल किसी का हो जी, नीचे मेरे पास सवाल चल रहे हैं, कोई भी सवाल हो। इधर कैमरा में शायद नहीं देखे जाते, इधर लैपटॉप में देख रहा हूँ मैं। जो अपने गुरु का वचन मानते हैं उनको क्या बोलोगे, क्या नाम दोगे उनको? अजीब सा सवाल है, ये कैसे हो सकता है? नाम तो हुजूर महाराज जी, अच्छा उनको क्या नाम दोगे? भाई साध संगत है जी, साध संगत गुरु का वचन मानती है, अब इसमें अलग से क्या नाम देंगे? उनको समझ नहीं आया आप किस सेंस में सवाल पूछ रहे हैं। भी जो हजूर महाराज जी के वचन मानते हैं वो साध संगत है, गुरु के शिष्य हैं, अलग से क्या नाम? जो नहीं मानते देखिए गुरु का काम, पिताजी तो हमेशा वचन करते हैं, गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखन में चूक। शिष्य बहुत सारे होते हैं और गुरु बहुत कुछ सिखाते हैं, तो कौन सा शिष्य कितनी बात मानता है? हर शिष्य अगर 100% पूरा उतर जाएगा तो सब कुछ ठीक है। हो सकता है कुछ वचन ऐसे हैं जो मैं भी नहीं मानता। अब मान लीजिए मैं सुबह शाम घंटा सुमरन नहीं करता, जो पिताजी कहते हैं करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते। जो एक होता है वचन ना मानना, भी ठीक है पिताजी ने वचन किए, एक होता है वचनों के उल्ट चले जाना, वचनों के खिलाफ जाना। मान लो पिताजी ने बोला भाई आपने सिमरन करना है, तो हम सिमरन नहीं कर पा रहे तो वचन नहीं मान रहे हैं। एक हो रहा है भी आपने किसी को सिमरन करने से रोकना नहीं है और हम उसे रोकने लगे, मतलब उल्ट उसके अगेंस्ट चलने लगे, तो कैटेगरी क्या होगी ये तो मालूम नहीं जी, हमने कभी सोचा नहीं। बाकी कोई सुझाव हो तो इसमें बता देना। और कोई सवाल आपका हो? 2-3 सवाल आप बोल रहे थे। जी कोई और सवाल आपका हो? 2-3 सवाल आपने कहा था, और किसी का सवाल हो भाई जी वो भी बता देना। कृष्ण गनगस जी बोल रहे हैं भी राजनीतिक विंग वाले इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? जी जोर नहीं, उनका सौदा हुआ है, उन्होंने कांड इतने कर रखे हैं, उनके गुनाह इतने हैं भारत के कानून के मुताबिक, भी वो गुनाह छुपेंगे कैसे जब तक डील नहीं करेंगे। प्राइम एशिया चैनल पर इंटरव्यू दे दो महिला सिंह जी। जी ऐसा है जी, वो लेते ही नहीं। पहली बात तो मेरे पास उनका कोई आदमी नहीं है जिनसे कांटेक्ट कर सकें, और दूसरा क्या है वो बड़ा हाई प्रोफाइल चैनल है और कोई पूछा ही नहीं किसी ने उन्होंने। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है उनको अप्रोच करने का। आप मीडिएटर बन सकते हैं, कोई आपको जानता हो तो बता देना जी, बाकी हमारे पास कोई मीडिएटर नहीं है चैनल के लिए।
जी कोई और सवाल हो किसी का? साध संगत प्रचार करते नोटा का एडम जिम्मेवार क्यों धमकाते हैं? जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी वचन कहते सब सिखन को हुक्म है गुरु मत, तो लोग अब गुरु ग्रंथ साहब को छोड़कर कहीं और ही चल रहे हैं क्या? वो ठीक है क्या फिर? देखो ऐसा है जी, दिलावर संधू जी, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, ये अपने आप में सिखों में ही बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं जो कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ इसको नहीं मानते, क्योंकि ये वचनों का ये जो वचन है वो उस समय नहीं आए, बाद में लोगों ने प्रसारित किए, तो बहुत से लोग इसको सही नहीं मानते, बहुत से लोग इसको सही मानते हैं। बहन वीरपाल कौर का नंबर जिनको चाहिए जी वो आप इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिए, आपको भेज देंगे, आप मेरे को मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, ओपन या नहीं डालेंगे जी। और एक सवाल पहले था, पहले वाला सवाल अब निकल गया। हाँ, वो एडम ब्लॉक धमकाता क्यों है? एक्चुअली क्या है कि आपको नहीं मालूम है, एडम ब्लॉक ने कानूनी तौर पे बहुत सारे गुनाह किए हैं और बहुत सारे गुनाहों को छुपाने के लिए सरकार से सांठगांठ चलती है, जिसमें सरकार पुलिस को कार्रवाई करने से रोकती है। ऐसे बहुत से केस हैं और हमारे पास ऐसे बहुत से पुलिस वालों की भी बातचीत है जो हमें अक्सर ये बात कहते हैं भी सरकार का ऑर्डर नहीं है, बेशक उनके पास सबूत ही क्यों ना हो, तो भी वो कई बार काम नहीं करते। तो सरकार को इन्फ्लुएंस करके रखना। हाँ, ये नंबर डाला है बहन वीरपाल कौर का किसी ने, तो आप ये नंबर जो भी है वो ले सकते हैं जिन्होंने चाहिए जिनको। और भी ये चीज़ें आपको पता होंगे भी कानून कैसे इन्फ्लुएंस होकर रखता है, पुलिस को दबाव बनाता है नेता, क्योंकि पुलिस को भी कुछ हद तक सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ता है और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर बॉस होता है, इसलिए पुलिस को अपने बॉस के हिसाब से चलना होता है। और बॉस को मतलब मंत्रियों को अपने पाले में कर लिया जाए तो अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, यही एजेंडा चलाता है राजनीतिक विंग। अब क्योंकि ये सारा सर्कल हमें समझ में आ गया है, हमें पार्टियों से क्या लेना है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे कभी किसी नेता के पास जाएंगे, नेता को तो हर आदमी से समर्थन चाहिए, वो तो फिर भी आपकी बात सुनेगा, जब आप गिनती ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सुनेगा। लेकिन जब आप कोई डील करने जाएंगे, भी आपको वोट डलवा देंगे उसके बदले ये काम कर दो, तो ये चीज़ जो डीलिंग है यही दंगे कराती है, यही झगड़े कराती है। और यही चीज़ हुई, राजनीतिक विंग ने अपने फायदे के लिए साध संगत को बेच दिया। मान लीजिए दूसरी पार्टी को लड़वा के कोई फायदा लेना है और राजनीतिक विंग ऑफर दे दे भी हम लड़वा देंगे जी संगत को सिखों से, आप वो पैसा हमें दे दो। तो इस तरह से काम हुए हैं और इन्हीं कामों का जब अब पर्दा खुल रहा है, जब समझ में आ रहा है लोगों को, तो इसी को दबाव बनाने के लिए अभी भी क्या है कि दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा भी सिर्फ बीजेपी से या अकाली दल से या कांग्रेस से। जहां जहां जो कैंडिडेट जीत रहा होगा, इनको पता होता है, ये उस कैंडिडेट को टैप करके रखते हैं। अब प्रचार के अंदर 5,000, 1,000, 2,000, 20, 50, 100 कितनी वोटें डली, विनिंग कैंडिडेट उतना एनालिसिस नहीं करता जीतने वाला कि मुझे कौन सी वोट कहां से डली, लेकिन हारने वाला जरूर करता है। अब जीतने वाला ही सरकार पे दबाव बनाएगा, इसलिए हर जीतने वाले कैंडिडेट का अनुमान पहले से होता है कि ये 2 कैंडिडेट में से कोई एक जीतेगा, तो हर कैंडिडेट से बराबर बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है भी आम आदमी पार्टी के लोगों से इन्होंने बना के नहीं रखी होगी, हमारे पास ऐसी भी खबरें हैं भी आम आदमी पार्टी के किन किन लोगों से ये मिल रहे हैं, जहां जहां इनको पता है भी ये कैंडिडेट जीत सकता है। तो ऐसा नहीं है भी उनसे नहीं बनाएंगे, ये एक प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ अपने क्राइम पे, पाप किए पे पर्दा डालना है और उसके लिए हर जीतने वाले कैंडिडेट से दोस्ती करना जरूरी है। जी, तो और कोई सवाल नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों के लास्ट गुरुदेव और वो स्ट्रिक्टली वचन करके गए थे, अब ये हमारे गुरु, अब बस यही हमारे गुरु हैं। देखिए, सिखों को क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए, मेरा एक मानना है, जितना मेरी सिखों से जितने मेरे दोस्त हैं, अब तो अच्छे खासे दोस्त हो गए हैं, क्योंकि वो भी गुरु मेरे लगभग क्रिश्चियंस कम हैं लेकिन मुसलमान भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम साथ में पढ़े हैं, हमने ग्रेजुएशन भी किया है और बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो मुसलमान मेरे दोस्त, जो हम साथ में पढ़े हैं और वो आज ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, IPS IAS हैं। उनसे भी चर्चा हुई है। सिख तो मेरे साथ बहुत सारे, क्योंकि मैं चंडीगढ़ के एरिया में ग्रेजुएशन की है,
जब हमारी डिस्कशन होती है तो एक टॉपिक ये आता है भी, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हमारा एक सिख 1.25 लाख के बराबर है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई भी, आप वो सिख हो, गुरु पर विश्वास रखते हो। अगर एक शिष्य है गुरु पर विश्वास रख के चलता है तो उसे ये अपने गुरु के वचन पे विश्वास होना चाहिए कि मैं 1.25 लाख के बराबर हूँ, और इसके लिए वो लोगों के सामने हाथ ना फैलाए, ये उसके गुरु का अपमान है। मेरी जो चर्चा होती है सिर्फ इतनी होती है कि आप एक बार अपने गुरु पर भरोसा करके मैदान में उतरिए ना सच्चाई के लिए। आपको ये डर क्यों है कि आपका गुरु आपका साथ नहीं देगा, आप एक 1.25 लाख के बराबर नहीं बन पाएंगे? ये चीज़ जो डर है, यही डर रूहानियत में अलाउड नहीं है। इसीलिए रूहानियत में लिखा गया, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। यही हजूर महाराज जी भी कहते हैं कि प्रेम कमाना शेर जगाना डरपोकों का काम नहीं। भक्ति कमाना, तपस्या करना और गुरु का प्रेम कमाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गुरु का प्रेम कमाना बहुत बड़ी बात होती है। भक्ति लोग जंगलों उजाड़ों में कर लेते हैं, गुरु के प्रेम के लिए बहुत सारी परीक्षाओं से निकलना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें अगर आपको पता है कि हर हाल में मेरा गुरु मेरे साथ रहेगा ही रहेगा, इस भरोसे के साथ आप हर बड़े से बड़े खतरे को सामने से झेल लेते हैं। और गुरु, क्योंकि संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, और इस वाणी पे भरोसा करके हर बुराई से सामने से टक्कर लेना, यही गुरु प्रेम का सबसे मतलब की कॉन्सेप्ट है। जब भी आपके मन में एक डर आता है, जब भी आपके मन में एक डर पैदा होता है, वो डर आपको ओवरकम करना पड़ता है गुरु के वचन के भरोसे। अगर वो ओवरकम आपको एक सत्ताधारी व्यक्ति करता है, मेरे साथ नरेंद्र मोदी है तो मैं डरूंगा नहीं किसी पुलिस वाले से, और एक तरफ आता है कि मेरे साथ मेरा सतगुरु है तो मैं नहीं डरूंगा किसी भी बड़े बड़े तोपची से, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गुरु पे अगर भरोसा करके आप कोई भी स्टेप उठा लेते हैं तो उस स्टेप की लाज रखना गुरु की जिम्मेवारी हो जाती है। और ये ही गुरबाणी और संतों की भाषा कहती है, अगर आपने गुरु पे भरोसा करके कोई नेकी का कदम उठाया और गुरु आपकी लाज नहीं रखे तो गुरबाणी या संतों की वाणी झूठी हो जाती है। और जो आप कह रहे हैं, आपका शायद समझने का नजरिया अलग है। मेरा कहने का मतलब ये भी, एक शिष्य 1.25 लाख के बराबर काम करता है, ये गुरु का वचन है। आप तो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इस वचन पे भरोसा है और आप गुरु की बताई शिक्षाओं को मानते हैं, उसको 1.25 लाख गुना कैसे करना है ये गुरु कर देता है। आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इतना है कि आप अपने गुरु के वचन पे चलें। तो ये हर गुरु ने कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखों में है, आप किसी को पढ़िए। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर हमें जो प्रचारक होते हैं उनमें ये बातें हरियाणा पंजाब में ज़्यादा सुनने को मिलती हैं या फिल्मों में भी दिखा दी जाती हैं। और प्रैक्टिकली ये चीज़ आप मान के चलिए, जब तक आप गुरु वचन नहीं मानते, चाहे उन्होंने 1 का 1 करोड़ कह दिया हो, आप एक से भी नहीं लड़ पाएंगे। यही चीज़ डिस्कशन में आती है। बाकी देखो, हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार से चलता है। अब मान लीजिए किसी को 45 मेंबर बनना है, उसको 45 मेंबर बनना है, वो चापलूसी कर रहा है डेरे का, फलाना प्रबंधक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। क्यों? उसे पता है भी यही आदमी उसे 45 मेंबर बनाएगा। ऐसे ही हर धर्म में है, उनको कुर्सी चाहिए धर्म की, संगत की, और उस कुर्सी के लिए वो अपने अपने नेताओं की चापलूसी करते हैं भी, उसके हिसाब से हमें कुर्सी मिलेगी। अब इस नेता को हमें धर्म का पहरेदार दिखाना है, धर्म का रक्षक दिखाना है। इसलिए गुरु का कोई नहीं है, ये सब सारा राजनीतिक ड्रामा है। अगर गुरु पे भरोसा हो और गुरु के वचन पे भरोसा हो, दृढ़ विश्वास हो, एक आदमी किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा इतिहास में यहाँ भी आता है। भी एक आदमी, बाबा दीप सिंह शायद नाम है, कहते हैं उनका सिर कट गया था, और उन्होंने वो सिर कटने के बाद अपने एक हाथ में सिर उठा लिया और दूसरे हाथ में 80 किलो, पता नहीं कितने किलो का भाला लेके वो युद्ध लड़ते रहे। तो गुरु पर विश्वास तो इस हद तक भी होता है लोगों का। तो खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डिस्कशन हमारी बहुत लंबी चली जाएगी। और कोई ऐसा सवाल नहीं है
जी, तो हम उम्मीद करते हैं अभी साथ संगत ये जो भी प्रोग्राम हमारा है ये हजूर पिताजी भी कभी देखें, तो आप साथ संगत हजूर पिताजी के चरणों में अरदास करते हुए नारा लगाएं कि हजूर पिताजी साथ संगत की गलतियां माफ़ करके जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आएँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी आखिरी में हम अरदास लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी जो भी आप ग्रुप में कोई भी वीडियो और भेजना चाहते हैं वो वीडियो आप भेज सकते हैं। इंडिविजुअल आप वीडियो भेजना चाहते हैं तो 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट तक का वीडियो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए, जिसका भी नंबर आपके पास है आप अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल के उसका लिंक भेज दीजिए, हम वहाँ से उठा लेंगे। तो जहाँ से भी आपका वीडियोज़ है आप भेजते चलिए। ग्रुप वीडियो बना के भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप जुड़े हैं। तो हम लगभग 19 तारीख कल और परसों हमारा ये रहेगा, 20 तारीख संडे को हम शाम को नाम चर्चा का प्रोग्राम रखेंगे। कल और परसों भी लाइव इसी तरह रहेगा ये चुनाव के आखिर तक, और 20 तारीख को हम नाम चर्चा रखेंगे। उसके बाद हम ये थोड़ा चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और यूपी का एक चरण रह जाएगा, तो सिर्फ वो एक आधा कभी लाइव ले लेंगे। तो इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।